गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, हम हिस्ट्री क्लास 12th का चैप्टर 12 रिबेल्स एंड द राज डिस्कस कर रहे थे। सॉरी, चैप्टर 11। इससे पहले हमने कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड डिस्कस किया था। इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन फेज में हमने 1857 में कुछ कॉजेस और कैसे एक पैटर्न था जो शुरू हुआ था, उस पैटर्न को डिस्कस किया था। हाउ म्यूटिनी बिगेन हमने 10th में, 11th में, और हमने देखा था कैसे एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन था क्योंकि हर जगह पे सेम तरीके से चीजें हो रही थी। उसके बाद अब हम शुरू करने वाले हैं लीडर्स एंड द फॉलोअर्स, बिकॉज कुछ एक हमने देखा था मुगल्स। मुगल के एक जो लास्ट एम्परर थे वो थे बहादुर शाह। वो एग्री कर रहे थे कि ठीक है, उन्होंने कहा आप अपनी ब्लेसिंग्स दे दो, यानी कि अपना सपोर्ट। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा सपोर्ट आपके साथ है। लेकिन बाकी के लीडर्स भी थे अलग अलग रीजन्स में जो ब्रिटिशर्स को फाइट कर रहे थे। तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस माइंडसेट चैनल। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। आपके सपोर्ट से बहुत अच्छा लगता है। तो ब्रिटिश लीडरशिप एक, क्योंकि ब्रिटिशर्स के पास काफी सारे वेपन्स थे, काफी उनके पास पावर थी, उन्हें फाइट करने के लिए लीडर्स ब्रिटिशर्स के सामने खड़े हुए। तो फर्स्ट एक्ट जो सिपाहीज का था वो तो हमने देखा कि जो ओल्ड मुगल एम्परर बहादुर शाह थे, सबसे पहले जब 10th मई को ये इंसिडेंट शुरू हुआ तो सबसे पहले सिपाही मेरठ से दिल्ली गए। उन्होंने बोला कि हमने ब्रिटिशर्स को जो वाइट हैं उनको मारना शुरू कर दिया है एंड हम चाहते हैं कि आप हमें सपोर्ट करें। और ओल्ड मुगल एम्परर ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है। उनकी एक्सेप्टेंस से क्या हुआ, बहादुर शाह का फर्स्ट रिएक्शन ये नहीं था कि वो एक्सेप्ट कर लें। उनका फर्स्ट रिएक्शन डर था, हॉरर था, वो रिजेक्ट कर रहे थे। लेकिन जब कुछ सिपाहीज ने मुगल कोर्ट में, यानी कि जो लाल किला में, उन्होंने डिफायंस ऑफ नॉर्मल कोर्ट एटिक्विटी, और उन्होंने कहा कि वो एक नॉमिनल लीडर रहेंगे, बस उनको बस एक कहते हैं ना ऊपर एक फिगर है कि हाँ इनकी अंडर ये सब कुछ हो रहा है, बस ऐसे उनको उनको कुछ करना नहीं है, उनको कोई बैटल नहीं लड़नी है, उनको बस अपनी एक तरह से ब्लेसिंग देनी है, उनको बस ये सपोर्ट दिखाना है अपना टुवर्ड्स द रिवोल्ट। अब इसी तरीके से बाकी जगहों पे भी कुछ सिमिलर सीन्स चल रहे थे। उतने बड़े स्केल पे नहीं था वो जितने बड़े स्केल पे बाकी जगहों पे चल रहा था, लेकिन लीडर्स इमर्ज हुए। और माइनर स्केल पे आप कानपुर में, जहाँ पे नाना साहिब जो कि सक्सेसर थे, यानी कि अब पेशवा बाजीराव टू के बाद अब कौन आने वाले थे, नाना साहिब, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने भी इस रिवोल्ट को ज्वाइन किया। सिमिलरली झांसी में रानी, झांसी की रानी जो हमें कहते हैं ना कि रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने भी इन पॉपुलर प्रेशर में एज्यूम की अपनी लीडरशिप। इसी तरीके से कुंवर सिंह बिहार में, आपको अलग अलग जगहों पे अलग अलग लीडर्स इमर्ज होते हुए दिखेंगे। अवध में जो पॉपुलर नवाब थे वाजिद अली शाह, वो डिस्प्लेस हो चुके थे और उनकी मेमोरी जो उनको हटाया, वो बहुत पॉपुलर थे और उनको हटाया गया, वो मेमोरी बहुत फ्रेश थी। और लोग चाहते थे कि ब्रिटिश रूल खत्म हो जाए और ब्रिटिश कादिर जो कि नवाब वाजिद अली शाह के बेटे थे, सन थे, वो उनके लीडर बने। अब हर जगह पे ऐसा नहीं था कि लीडर्स थे। कुछ पीपल ऑफ कोर्ट, जो रानी राजा, जब ब्रिटिशर्स से पहले ऐसे लोग थे ना जो रूल कर रहे थे, या जो नवाब्स थे, तालुकदार थे, वो लोगों ने बेसिकली ऑर्डिनरी लोगों को लीड करना शुरू किया। रिलीजियस मैन भी, क्योंकि इस रिलीजन में ना हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों साथ थे, और रिलीजन भी एक रीजन था क्योंकि वो फैट कार्टरेज में काओ और पिग का फैट मिला हुआ है, ऐसा वो कह रहे थे। तो उस कार्टरेज को बाइट करने से मना किया गया था, तो उसमें एक रिलीजियस फैक्टर भी था।
अब मेरठ में एक न्यूज आती माना जाता है रिपोर्ट्स में ऐसा कि कोई फकीर थे जो एलिफेंट को राइड करते हुए अलग अलग सिपॉइस को विजिट करते थे, सिपॉइस उनको विजिट करते थे। तो मे बी हो सकता है कि वो फकीर जो हो वो भी कुछ ऑर्गेनाइज करने में इस रिवोल्ट को उनकी हेल्प कर रहे हों। लखनऊ में भी आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध रिलीजियस लीडर्स ने भी ब्रिटिशर्स की डिस्ट्रक्शन की तैयारी शुरू की। अब जब अलग अलग जगहों को अलग अलग पॉलिसीज से ब्रिटिशर्स अपने अंडर ले रहे थे, सबसे पहले बंगाल लिया जो हमने चैप्टर 10 में डिस्कस किया। अब अलग अलग एरियाज ब्रिटिशर्स एनेक्स कर रहे थे, तो कुछ एरियाज ऐसे थे जहाँ के राजा, जहाँ के नवाब लोगों को बहुत पसंद थे, वो वहां पे बहुत पॉपुलर थे। तो इसीलिए वहां के लोग इकट्ठे हो रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। लोकल लीडर्स, जो लोकल लोग थे, चाहे वो किसान हो, जमींदार हो, ट्राइबल हो, सब ने, क्योंकि सब परेशान थे, ब्रिटिशर्स थे, सब ने रिवोल्ट किया। शाहमल ने भी ऐसे, मतलब आपको अलग अलग एग्जाम्पल्स दिखेंगे। तो इसीलिए जब भी आपको पूछा जाए लीडर्स जो उन्होंने रिवोल्ट में कंट्रीब्यूट किया, तो एटलीस्ट आप रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, नवाब, मतलब कुछ एग्जाम्पल्स जो आपको याद रहें आप उनको जरूर मेंशन करो, और लखनऊ वाला एग्जाम्पल डालो। लोकल लोगों ने सपोर्ट किया, ट्राइबल्स ने सपोर्ट किया, बिकॉज सब ब्रिटिशर्स से फेडअप थे एक तरीके से। रूमर्स एंड प्रोफेसीज, रूमर्स क्या होते हैं? जिस बात का कोई प्रूफ नहीं होता, कहते हैं ना, एक बात दूसरी बात फैल गई बात वो, और उस बात का कोई प्रूफ नहीं होता, वो एक रूमर होता है। जैसे कभी कभी कहते हैं आग लग गई, अब आग कहीं नहीं लगे, से अफवाह फैल गई कि आग लग गई और सब भागने लग गए कि अब आग लग गई, आग लग गई। इस तरीके से एक रूमर होता है, जो बात पता नहीं कितनी सच है कितनी झूठ है, बट वो फैल जाती है। तो रूमर्स एंड प्रोफेसीज, उन्होंने भी 1857 के इस रिवोल्ट में एक पार्ट प्ले किया था। सिपोइस जब बहादुर शाह जफर के पास दिल्ली आए थे, तो उन्होंने क्या बोला था, जो हमने जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा था, उन्होंने ये कहा था कि उनको वो वाली कार्ट्रिज को बाइट करने को कहा जा रहा है जिसमें काऊ और पिग का फैट है। और ये तो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है, क्योंकि वो कह रहे थे कि अब तो ये सबको क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। तो वो जो कार्ट्रिज की बात हो रही थी, जो उनको दी गई थी, बाद में सिपोइस को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई कि ये सिर्फ रूमर है, और नई कार्ट्रिज जो ग्रीस्ड विद फैट और काउ पिग। लेकिन ये बात इतनी जल्दी फैल गई पूरे नॉर्थ इंडिया लाइंस में कि ये बात पे एक तरीके से रिवोल्ट शुरू हो गया। तो अब इसमें कितनी सच्चाई थी कितनी नहीं थी, लेकिन ये बात बहुत जल्दी फैल गई। अब ये जो बात की इसमें काऊ और पिग का फैट है, इसका ओरिजिन रूमर का कहाँ से ट्रेस किया जा रहा है? ट्रेस किया जा रहा है कैप्टन ब्रिट कमांडेंट, जो कि राइफल इंस्ट्रक्टर थे, इंस्ट्रक्शन डिपोट। उन्होंने रिपोर्ट लिखी, उन्होंने रिपोर्ट किया 3rd वीक ऑफ जनवरी। देखो ये जनवरी की बात चल रही है अभी, और जनवरी से होते होते मई में जाके रिवोल्ट हुआ है 1857 में। तो इतने मंथ्स में ये बात धीरे धीरे शुरू हुई, और वो एकदम से इकट्ठे होके वो रिवोल्ट हुआ है। जनवरी में जब एक रिपोर्ट लिखी गई, उसमें लिखा गया कि लो कास्ट खलासी हु वर्कड इन मैगजीन दम दम, उनने आस्क्ड ब्राह्मण सिपॉय टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम लोटा, फ्रॉम हिज लोटा। तो सिपोय ने उसे मना कर दिया बाय सेइंग कि वो लोअर कास्ट का है और उसके लोटे को वो टच नहीं कर सकता। तो उसने कहा, खलासी ने क्या बोला, रिपोर्ट रिटोर्टेड कि तुम जल्द ही अपनी कास्ट लूज करोगे, और ऐसी कार्ट्रिज तुम्हें बाइट करने को दी जाएगी जिसपे काऊ और पिग का फैट होगा। तो तुम्हारा मतलब पूरा रिलीजन डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तुम्हारी कास्ट डिस्ट्रॉय कर देंगे हम। वहां से जब ये रूमर स्टार्ट हुआ, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स या कोई भी ऑफिसर इसको स्टॉप नहीं कर पाया, क्योंकि सिपॉइस को यकीन हो गया और उनके अंदर एक डर आ गया कि ये ब्रिटिशर्स हमारे रिलीजन को, हमारे कास्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये नॉट ओनली स्प्रेड इन नॉर्थ इंडिया, बिगिनिंग ऑफ 1857 ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक कॉन्स्पिरेसी थी, जो माना जा रहा था कि कास्ट और रिलीजन
जो हिंदूज और मुस्लिम का है वो उनके कास्ट और रिलीजन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ब्रिटिशर्स माना जा रहा था कि वो काओ और पिग की बोन का डस्ट, मतलब उनकी बोन का पाउडर बना के फ्लावर में, यानी कि जो आटा होता है उसमें मिक्स करके मार्केट्स में बेच रहे हैं। तो ये जो बात थी ये रिलीजियस सेंटिमेंट्स को बहुत ज्यादा हर्ट करेगी, और उस कारण से एक रिलीजियस फैक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा था 1857 में टाउन्स में। क्योंकि अब फ्लावर यानी कि जो आटा होता है वो तो एक सिपॉय भी खाएगा, वो एक पेजेंट भी खाएगा, मतलब हर घर में रोटी तो बनेगी ना। तो टाउन से लेके कंटोनमेंट एरिया तक, सिपोहे से लेके कॉमन पीपल तक, सबने आटे को हाथ लगाने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था, उनका अंदर ये बात यकीन की थी कि इसके अंदर जो बोन का पाउडर, काऊ और पिग की बोन के पाउडर मिक्स किए हुए हैं, और वो ये मान रहे थे। अभी अब ये बात आज भी नहीं पता कि ये सच्ची है या झूठी है। हम 50% कह सकते हैं हाँ इसमें सच था, 50% नहीं था, लेकिन हमें नहीं पता कितना सच था कितना नहीं था। तो बट इंडियंस को पूरा यकीन था कि ऐसा उनके साथ किया जा रहा है। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, जो सिपोयस का था, कार्ट्रेज का। अब सेकंड पॉइंट था कॉमन पीपल का, फ्लावर यानी कि आटे को लेके, और वो ये मान रहे थे कि ब्रिटिशर्स हर इंडियन को क्रिश्चियन बनाना चाहते हैं। ब्रिटिश ऑफिसर्स, क्योंकि अब एकदम से जब सब लोगों ने रिवोल्ट कर दिया ना, तो ब्रिटिशर्स के अंदर एक डर आ गया, क्योंकि उनको मारा जा रहा था, उनको कैप्चर किया जा रहा था, एंड प्रोफेसी ऑफ ब्रिटिश रूल वुड कम टू एंड, ऐसा माना जाने लगा। जब बैटल ऑफ प्लासी हुई 23 जनवरी 1857, ये आप याद रखिएगा टाइम पीरियड, एक मिनट, बैटल ऑफ प्लासी ऑन 23 जून 1857। अब रूमर्स सिर्फ सर्कुलेट नहीं किए जा रहे थे, ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स आई जिसमें माना जा रहा था कि नॉर्थ इंडिया में चपातीज यानी कि जो रोटी होती है वो एक गांव से दूसरी गांव में भेजी जा रही थी, डिस्ट्रीब्यूट की जा रही थी, और जो भी उन रोटीज को लेके आता था, पीपल वुड कम एट नाइट, और वो चपातीज देते थे वॉचमैन को ऑफ द विलेज, और वो क्या कहते थे कि आगे 5 मोर अगली विलेज में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। अब इस चपातीज के डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या था, ये क्यों किया जा रहा था, ये हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शायद ये एक इंडिकेशन होगा कि अब यहाँ पे भी रिवोल्ट करो। बेसिकली इसमें वो थर्ड पॉइंट में ये कह रहा है कि ये विलेज है, सपोज ये आप विलेज कह लो, ये एरिया है, यहाँ पे कोई नाइट में आया और उसने यहाँ के वॉचमैन को 5 चपाती दी, रोटी दे दी, और उन्होंने क्या बोला कि अपनी जो नेक्स्ट विलेज है उसमें भी ऐसे ही 5 चपाती दे देना। इस तरीके से ये प्रोसेस चल रहा था, ये बात रिपोर्ट की गई है। अब इसका क्या मतलब था चपातीस देने का, वो हमें एग्जैक्टली नहीं पता। अब क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे हम कह रहे हैं कि हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं हैं, हम 50% श्योर हैं, तो ऐसे बहुत लोग भी तो होंगे जो सोच रहे होंगे कि नहीं नहीं, आटा रोटी तो हम सबको खानी है, तो वो चपातीस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो उनकी बात ना मान के आटा खा सकते थे, फ्लावर यूज कर सकते थे। बट पीपल बिलीव क्यों कर रहे थे इन रूमर्स पे? अगर ये आप कहो कि ये तो रूमर है, ये 50% सच हो सकता है, तो कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो इसको सच नहीं मानेंगे। लेकिन लोग क्यों इस बात को समझ रहे थे और इस पे बिलीव कर रहे थे? क्योंकि ब्रिटिशर्स, ये जो हिस्ट्री थी उनकी, जो रूमर्स स्प्रेड हो रहे थे, जब हम उनको पीछे से देखते हैं 1857 के मई में जब ये शुरू हुआ, हम जब उसको जनवरी से ट्रेस करते हैं, तो हमें दिखता है कि लोगों के अंदर जो फियर, जो एक उनके माइंड में चीजें डेवलप की जा रही थी, उन्होंने लोगों को इतना ज्यादा डर में और सस्पिशन में डाल दिया था कि वो मान रहे थे जो बात स्प्रेड हो रही थी। ये कुछ रूमर्स तो रिपोर्ट हुए हैं, कितने ऐसे होंगे जो रिपोर्ट नहीं हुए, जो लोगों को पता ही नहीं चले, तो वो सब के सब लोग बिलीव कर रहे थे, क्योंकि उनके फेथ
जब आप किसी के रिलीजन को टारगेट कर रहे हो, आप किसी के फेथ को टारगेट कर रहे हो, आप उनके फ्लावर में चीज मिला रहे हो, आप उनकी कार्ट्रेज में आप उन्हें बाइट करने को कह रहे हो, तो ये चीजें डायरेक्टली हिट कर रही थी इंडियंस को, हर इंडियन को हिट कर रही थी। र्यूमर्स 1857 में पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश जो वो 1820 से कर रहे थे, उनके कारण वो सब बिलीव कर रहे थे। जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक वो ब्रिटिश अडॉप्टेड पॉलिसी, उन्होंने क्या कहा कि हमें इंडियन पॉलिसी को रिफॉर्म करना चाहिए। शुरू से ही जब से ब्रिटिशर्स ने रूल करना शुरू किया, वो क्या कहते थे कि इंडिया एक अनसिविलाइज्ड कंट्री, कंट्री कह लो या सब कॉन्टिनेंट कह लो है, और हम क्या करेंगे, हम इस पूरे एरिया को सिविलाइज करेंगे। तो वही चीज गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक क्या कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें ऐसी पॉलिसीज करनी चाहिए जिससे हम इस पूरे इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करें। इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन, उन्होंने क्या कहा, हमारे यहाँ पे भी इंडिया में अगर आपने पुरानी स्टोरी सुनी हो तो लोग गुरुकुल में पढ़ाई करते थे, लेकिन जैसे आज के स्कूल्स हैं वैसे स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, गुरुकुल होते थे, गुरु से विद्या ली जाती थी। लेकिन अब ब्रिटिशर्स क्या कह रहे थे, अब हम वेस्टर्न एजुकेशन करेंगे, वेस्टर्न आइडियाज, वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस, मतलब जो चीजें ब्रिटेन में चल रही थी वो अब हम इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इंडियन सोसाइटी में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, पहले हमारे यहाँ संस्कृत चलती थी, हिंदी चलती थी, जो भी रीजनल लैंग्वेज है, अगर आप साउथ में जाओगे तो तमिलनाडु में तमिल चल रही है, अलग अलग रीजन्स में लैंग्वेजेस चल रही थी अपनी अपनी। लेकिन उन्होंने अब इंडियन सोसाइटी में इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, हर चीज वेस्टर्न, साइंसेस, लैब, लिबरल आर्ट, सब कुछ वेस्टर्न कर दिया। और ब्रिटिशर्स ने एक लॉ इंट्रोड्यूस किया, वो था लॉ टू अबॉलिश कस्टम लाइक सती, और हिंदू विडोज को रीमैरिज जो कि पहले अलाउड नहीं थी वो कर सकती हैं। ये एक रूल बनाया था, ये लॉ आप याद रखना कि कब बनाया गया था, 1829 में, और द रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। तो इससे क्या हुआ, वेराइटी ऑफ मिस गवर्नमेंट एंड रिफ्यूजल टू रिकॉग्नाइज एडॉप्शन, क्योंकि अब जैसे आपको बताया गया कुछ कुछ जगहों पे किसी किंग का अगर कोई ब्लड सन नहीं है तो उसको एडॉप्शन में रिकॉग्नाइज करने से रिफ्यूज कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि ये एरिया अब ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। जैसे अवध ब्रिटिशर्स ने अनेक्स करा, धीरे धीरे झांसी, सतारा, एक एक एरिया ब्रिटिशर्स इनैक्स करते जा रहे थे, अलग अलग लॉज बना रहे थे जिनका कोई मतलब नहीं बनता था कि भाई मेरा लैंड है, मैं किसी को भी इसकी ओनरशिप दूं, लेकिन नहीं, ब्रिटिशर्स कह रहे थे अगर आपका कोई सन है ब्लड में आप उसे दे सकते हो, लेकिन आप किसी को अडॉप्ट नहीं कर सकते। आप किसी को अडॉप्ट करोगे तो वो अल्टीमेटली वो लैंड अब ब्रिटिशर्स के अंडर आ जाएगा। तो पहला पॉलिसी तो एजुकेशन से रिलेटेड, दूसरा पॉलिसी एडॉप्शन का रिफ्यूजल, जिससे अवध, झांसी, सतारा, काफी सारे एरिया ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे, और ब्रिटिशर्स वहां पे किंग हो या क्वीन, वहां पे अगर कोई राजा रानी है भी, डजेंट मैटर, ब्रिटिशर्स अपने खुद के रूल्स, लॉज और अपने खुद के मेथड्स को वहां इंट्रोड्यूस कर रहे थे। तो इस तरीके की चीजें पूरे के पूरे नॉर्थ इंडिया में स्प्रेड हो रही थी, और ये माना जा रहा था कि पीपल वर स्केर्ड फ्रॉम किंग्स सोशल रिलीजियस कस्टम्स, और जैसे भी मेथड्स चल रहे थे ये सब कुछ लोगों को डरा रहा था। ये पर्सपेक्टिव था कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज कौन हैं, जो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे हैं, वो अपनी एक्टिविटीज को बढ़ा रहे थे, वो क्रिश्चियनिटी को इंडिया में स्प्रेड कर रहे थे। रूमर्स स्प्रेड विद रिमार्केबल स्विफ्टनेस, वो रूमर्स बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहे थे, और इन रीजंस के कारण लोग इन बातों पे बिलीव भी कर रहे थे जो भी बात उनके सामने आ रही थी।
रिवोल्ट ऑफ 1857 को समझने के लिए डिटेल में हमें अवध को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अवध में 1857 के रिवोल्ट का एक बहुत मेजर रोल, या आप कह सकते हो एक इंसिडेंट, एक सीन अवध में भी हुआ। हर प्लेस में रिवोल्ट चल रहा है, अवध में क्या है? अ चेरी दैट विल ड्रॉप इनटू आवर माउथ वन डे। ये कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं ब्रिटिश लॉर्ड जनरल, जनरल लॉर्ड डलहौजी। अब ये, और ये किसके बारे में बात की जा रही है? ये बात की जा रही है अवध के बारे में बाय लॉर्ड डलहौजी। ये 1851 में गवर्नर जनरल थे और इन्होंने अवध को क्या बोला कि ये एक चेरी है जो आज नहीं तो कल ब्रिटिशर्स के मुंह में, यानी कि ब्रिटिशर्स के पास अवध आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। 5 years लेटर 1851 में ये बात कही गई थी। 1856 में 5 years बाद ब्रिटिश एम्पायर में अवध भी जुड़ गया। ठीक है, आज नहीं तो कल जुड़ना था, उन्होंने कहा था, और 5 साल के अंदर अंदर अवध जुड़ गया। अब इसको इतना इजी नहीं था, इसकी पूरी एक जर्नी है कि अवध ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा कैसे बना। तो वो जर्नी शुरू होती है 1801 में, जब सब्सिडरी अलायंस इम्पोज किया गया था अवध पे। इस टर्म, सब्सिडरी अलायंस के टर्म के हिसाब से जो वहां के नवाब थे उनकी जितनी भी मिलिट्री थी, देखो एक जमींदार के पास भी अपनी एक आर्मी होती थी, हमने ये चीज देखी थी पहले। तो एक अवध के नवाब के पास तो अपनी खुद की काफी सारी मिलिट्री होगी, उनके पास अपने बहुत सारे हथियार होंगे, अपने किले होंगे, वो एक नवाब है उस जगह के। लेकिन जब सब्सिडरी अलायंस इम्पोज किया गया तो अवध के नवाब की मिलिट्री फोर्स को अबॉलिश, डिसबैंड कर दिया गया कि अब वो अपनी मिलिट्री फोर्स नहीं यूज कर सकते। उनकी जगह ब्रिटिश की ट्रूप्स, ब्रिटिश के हथियार और ब्रिटिशर्स आर्मी वहां पे पोजीशन हो गई थी विद इन द किंगडम। देखो मेरा एरिया, मैं यहाँ का नवाब, और आर्मी किसकी है? ब्रिटिश की। तो बेसिकली नवाब तो मैं सिर्फ नाम का हूँ, असली पावर तो ब्रिटिश के पास है, क्योंकि ट्रूप्स उनकी हैं, आर्मी मिलिट्री उनकी है। तो अगर मुझे कहीं अटैक करना है तो वो मेरे ऑर्डर्स लेंगे या ब्रिटिश के ऑर्डर लेंगे? जाहिर सी बात है ब्रिटिश के लेंगे। तो वो तो मुझे भी मार सकते हैं, तो मैं खुद ही सिक्योर नहीं हूं, तो मैं अपने लोगों को कैसे सिक्योर करूंगा? मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है। वो चीज अवध में हुई थी। अब क्या हुआ कि अपनी आर्म्ड फोर्सेस जब नहीं थी तो नवाब ब्रिटिश के ऊपर टोटली डिपेंडेंट हो गए। वो अपनी मर्जी का कोई लॉ नहीं बना सकते थे, किंगडम में कोई भी ऐसी चीज नहीं डिसीजन ले सकते थे जो ब्रिटिशर्स को पसंद ना हो। वो हर लॉ और ऑर्डर के लिए ब्रिटिश के ऊपर डिपेंडेंट हो गए थे, उनकी अपनी कोई पावर नहीं थी। जैसे एक नवाब है, उनके नीचे जमींदार होंगे, अलग अलग लोग हैं जिनसे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं, जिनसे वो, उनके पास थोड़ी थोड़ी पावर उन्होंने दे रखी है। लेकिन अब नवाब एग्जर्ट कंट्रोल नहीं करते थे रिबेलियस चीफ्स और तालुकदार्स पे, क्योंकि जो रिबेल कर रहे हैं, आपने कितनी बार सुना होगा कि जो किंग्स और एम्परर्स के नीचे जिनके पास थोड़ी सी पावर होती है, चीफ्स, वो रिबेल कर देते थे। हमने ये विजयनगर एम्पायर के चैप्टर में भी पढ़ा था कि वो रिबेल कर देते थे। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपके पास मिलिट्री होनी चाहिए, आपके पास अपनी आर्मी होनी चाहिए। लेकिन जब नवाब के पास अपनी खुद की कोई भी मिलिट्री फोर्स नहीं थी, आर्म्ड फोर्स नहीं थी, तो फिर उनकी बात कोई क्यों मानेगा? ना कोई चीफ मानेगा, ना कोई तालुकदार मानेगा। ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट अवध में धीरे धीरे बढ़ता गया, और जो अवध की सॉइल है वो कॉटन के लिए सबसे अच्छी थी। और आपको पता है, जो हमने अभी पिछले पार्ट में देखा था कि कॉलोनियल, हमने जब कॉलोनियल एंड द कंट्री साइड, जो आपका पिछला चैप्टर था, हमने देखा था कि कैसे जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ तो हमें ये बात रियलाइज हुई थी कि इंडिया से कॉटन का एक्सपोर्ट हो रहा था और इंडिया एक काफी बड़ी मार्केट था। तो उस वक्त ब्रिटिशर्स ढूंढ रहे थे ऐसी सॉइल जहां पे कॉटन ग्रो की जा सके, और अवध की सॉइल कॉटन की प्रोडक्शन के लिए बेस्ट थी। प्रिंसिपल मार्केट ऑफ अपर इंडिया लोकेटेड एंड डेवलप्ड,
तो यहाँ की बहुत अच्छी मार्केट थी, यहाँ इतनी अच्छी मिट्टी थी जहाँ बहुत अच्छी कॉटन ग्रो की जा सकती है, तो ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट और ज़्यादा ग्रो हो गया। 1850s में all of the major areas of India were conquered by ब्रिटिश, चाहे वो मराठा लैंड्स हो, द्वाब एरिया हो, कर्नाटक, पंजाब का एरिया, बंगाल तो खैर सबसे पहले ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया था, और फाइनली अवध 1856 में आ गया, जिसने पूरी की पूरी टेरिटरी कंप्लीट कर दी। पूरा जो एनेक्सेशन ब्रिटिशर्स पूरे सब कॉन्टिनेंट पे इंडिया के पूरे एरिया में कर रहे थे, आज का इंडिया में आप उस टाइम में बांग्लादेश, पाकिस्तान वाला एरिया भी इंक्लूड कर सकते हो। तो ये पूरा एरिया जो था, ये अब धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के हाथ में आ चुका था। एंड बिगिन विद द कॉन्को, मैंने आपको कहा था ना सबसे पहले बंगाल उनके हाथ में आया, तो बंगाल के बाद धीरे 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 लगभग अ सेंचुरी अर्लियर, मतलब यानी कि लगभग पूरे 100 years में उन्होंने पूरे के पूरे एरिया में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश कर लिया था अलग अलग पॉलिसीज से। अब एक बार सब्सिडरी अलायंस क्या होता है ये हम देख लेते हैं, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 1 मार्क 2 मार्कर सॉरी में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर अगर बड़ा क्वेश्चन में तो आप इंट्रोडक्शन के फॉर्म में आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो कि व्हाट इज एग्जैक्टली अ सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस वो सिस्टम था जो कि लॉर्ड वीजली ने 1798 में डिवाइस किया था। इसमें क्या कहा गया था कि जो भी इस अलायंस में, अलायंस क्या होता है बेसिकली, दो लोग या दो पार्टीज, दो ग्रुप ऑफ पीपल, दो लोग एक एग्रीमेंट करते हैं, एक अलायंस करते हैं। अगर कोई ये सब्सिडरी अलायंस किसके साथ करता है, ब्रिटिश के साथ, तो उनको कुछ टर्म्स और कंडीशंस को मानना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये थी कि ब्रिटिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी प्रोटेक्ट करना उनके एलाय को, यानी कि इस जैसे नवाब के केस में, अवध के नवाब के केस में नवाब वाज द एलाय, है ना, तो उनको प्रोटेक्ट करना एक्सटर्नली या इंटरनली। जैसे इंटरनली भी रिबेल होता है ना अंदर से, किंग के अगेंस्ट या चीफ्स रिबेल करते हैं, वो सब पे कंट्रोल अब उस एलाय का नहीं होगा, वो सारी ड्यूटी अब ब्रिटिश की होगी। जैसे अवध के केस में अब नवाब का कोई रोल नहीं था, अब किसका रोल था, अब उनको प्रोटेक्ट करने में, हर चीज का डिसीजन लेने में अब ब्रिटिशर्स का रोल था, तो नवाब का कोई डिसीजन था ही नहीं इन चीजों में। दूसरा, टेरिटरी ऑफ द एलाय, जो उनके साथ अलायंस में आ रहा है उसको एलाय कहा जा रहा है। जैसे इस केस में हम अवध के नवाब का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो जो टेरिटरी ऑफ द एलाय, जैसे इस केस में अवध वाज द टेरिटरी, तो उनके वहां पे आर्म्ड कंटिजेंट्स ब्रिटिश की स्टेशन होंगी। जैसे हमने देखा था कि जो आर्म्ड थी वो अब नवाब के कंट्रोल में नहीं थी, ब्रिटिश की अपनी ट्रूप्स, अपने हथियार, अपनी आर्म्ड फोर्सेस वहां पे तैनात की गई थी। तो इस तरीके की सेकंड डिसीजन था। थर्ड था कि एला यानी कि जो नवाब थे उनको रिसोर्सेज देने पड़ेंगे, क्योंकि भाई हम तुम्हारे एरिया में तुम्हारे मेंटेनेंस, तुम्हारी ध्यान रखने के लिए हम अपनी ट्रूप्स लगा रहे हैं, अपनी आर्मी को रख रहे हो, तुम हमें बदले में कुछ रिसोर्सेज तो दो, पैसे दो या कुछ रिसोर्स दो। तो वो चीज भी वो एलाई से रिसोर्सेज लेते थे ताकि वो इस पूरे कंटिजेंट को, आर्म्स को, स्टेशन जो किया है उसको मेंटेन कर सके। चौथा, एलाई जैसे इस केस में नवाब है, वो उनको एग्रीमेंट करना पड़ता था अगर किसी अदर रूलर के साथ वॉर के बारे में या कुछ भी, तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी ब्रिटिश से। इमेजिन वो किस तरीके के राजा हैं या किस तरीके के नवाब है जिनको अब ब्रिटिशर से परमिशन लेनी है। उनके पास अपने खुद के इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का कोई भी हक नहीं है। वो सारे के सारे डिसीजंस कौन ले रहा है, वो सारे डिसीजंस अब ब्रिटिश लेंगे। तो वो किस तरीके के किंग हैं, वो सिर्फ एक नाम के किंग रह गए हैं, सारी पावर तो ब्रिटिश के हाथ में है। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, आई होप आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है। तो ये था सब्सिडरी अलायंस जो अवध के नवाब ने भी साइन किया था, जिसके कारण अवध के ऊपर ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और फाइनली, क्योंकि जब आपके पास कोई पावर नहीं रहेगी, धीरे धीरे आपको पावर से हटा दिया जाएगा, और वही हुआ 1856 में
अवध फाइनली ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया, जिसने उनकी बंगाल से शुरू हुई हुई जर्नी, जो वो पूरे लैंड पे कब्जा करना चाहते थे, वो उनकी फुलफिल हो गई और पूरा का पूरा एरिया अब ब्रिटिशर्स के अंडर था। अब हम द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ बॉडी, इस वाली लाइन का क्या मतलब था, ये किसने कहा था, ये हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। आपके सपोर्ट से एक मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा कंटेंट को प्रिपेयर करने का। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।